माधव पहल अकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में मैं आज आप लोगों को छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को बताऊंगा। समय बर्बाद नहीं करते, सीधा मुद्दों की बात करते हैं। बस आप दो काम करो। पहला काम क्या करो, सबसे पहले जो भी बता रहा हूँ उसको कॉपी में क्या करो, नोट करते जाओ। ठीक है, नोट डाउन करते जाओ जो भी है आपके कॉपी है, नोट्स है, पेपर है उसमें, क्योंकि करंट अफेयर हमेशा काम आएगा, है ना, राज्य के हर पेपर में इस साल के लिए। ठीक है, दूसरा काम ये करो, चैनल को आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब इसलिए कर दो क्योंकि जो भी मैं कंटेंट शेयर करूंगा उसको यूट्यूब आपके पास में क्या करे, सजेस्ट कर सके। ठीक है, तो इसीलिए आपको करना है और कुछ दूसरा इसका बेनिफिट नहीं है, बस आप ही का बेनिफिट है। जो भी पढ़ने वाला डालूंगा, क्योंकि ये जो चैनल एजुकेशन चैनल है, एजुकेशनल एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बस जो कंटेंट बताऊँगा नोट करो और सब्सक्राइब करो। आगे अपन चलते हैं, करंट अफेयर पे डिस्कशन करते हैं। करंट अफेयर पे जो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे डिस्कशन करते जाऊँगा, जो आपको बताते जाऊँगा, उसको आपको ध्यान से सुनना है। अब एक चेंजेस ये हुआ है, जो हमारा दंतेवाड़ा जिला है उसको उसके कॉरिडोर को पहले क्या कहा जाता था, जैसे आप दंतेवाड़ा जिला में प्रवेश करते थे तो सीधा पीडब्ल्यूडी और छत्तीसगढ़ सरकार वहाँ पे क्या लिखता था कि दंतेवाड़ा जिला। ठीक, फिर कोष्टक में लिखे रहता था, है ना, रेड कॉरिडोर। तो रेड कॉरिडोर को चेंज करके अब वहाँ पे क्या हो गया है, वहाँ पे आस्था कॉरिडोर करके लिखा जाएगा। आस्था कॉरिडोर इसलिए क्योंकि दंतेवाड़ा में जो माँ दंतेश्वरी है ना, आप लोग देखे हो माँ दंतेश्वरी का कितना बड़ा नाम है, बहुत बड़ा एक श्रद्धा है, लोग उसको पूजते हैं। तो जैसे आप जाएंगे तो उसको आस्था कॉरिडोर कहा जाएगा दंतेवाड़ा का। ठीक है, दंतेवाड़ा का नाम अब केवल दंतेवाड़ा ही नहीं है, बल्कि दंतेवाड़ा और कोष्टक में वहाँ पे क्या लिखे रहेगा, आस्था कॉरिडोर, आस्था कॉरिडोर। और इस कॉरिडोर में क्या होगा, माँ दंतेश्वरी के जितने भी चमत्कार हैं या जितनी भी कविताएं हैं, कहानी हैं या मान्यताएं हैं, कल्चर हैं, वो सारे ऐतिहासिक चीज़ों को उस कॉरिडोर में क्या किया जाएगा, इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले दंतेवाड़ा रेड कॉरिडोर कहा जाता था, अब उस कॉरिडोर का नाम आस्था के ना कारण, आस्थाओं को बहुत ज़्यादा मान्यता है इसलिए आस्था कॉरिडोर कहा जाएगा। ठीक, इतनी बातें आपको दिमाग में रखना है। अगला है एक करंट अफेयर, ये कि आत्मानंद स्कूल का नाम थोड़ा अभी हल्ला में अच्छा मतलब चल रहा है। मतलब क्यों चल रहा है उसका कारण बता रहा हूँ। आत्मानंद स्कूल के जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लाया था जिसे स्मार्ट व्हीकल कहा गया। ठीक है, तो ये जो आपको बता रहा हूँ ये इसका संबंध है आत्मानंद से, जिसे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है, आप लोगों को पता हुआ है ना। पहले इंग्लिश मीडियम क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता था इंग्लिश मीडियम में। अब सरकारी इस आत्मानंद स्कूल में भी अंग्रेजी में पढ़ाई होता है। तो वहाँ के बच्चे का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट व्हीकल। स्मार्ट व्हीकल का चयन IIT असम गुवाहाटी में किया गया है। ठीक है, और उसमें एक्चुअली हुआ क्या कि जो एजुकेशन इनोवेशन सेल है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल और AICT है, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन अपन कहते हैं, तो इन दोनों ने मिल करके क्या किया था, एक इनोवेशन डिज़ाइन क्या एक प्रोग्राम आयोजित किया था, एक कैंप आयोजित किया था। ठीक है, जो 22 जून से 26 जून तक चला और देश के पूरे 6 अलग अलग जो जोन हैं उसमें हिस्सा लिया था। तो उसमें क्या हुआ, ऐसी हमारे छत्तीसगढ़ आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो पाटन क्षेत्र में पड़ता है, पाटन किस में पड़ता है, तो दुर्ग जिला में। तो पाटन क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम क्या है, घुघुआ। ठीक है, क्या है इस आत्मानंद स्कूल, घुघुआ। तो ये जो घुघुआ स्कूल है, यहाँ का एक बच्चा है, इसका नाम, 2 बच्चे हैं यहाँ का, आपको नाम याद रखना है, एक आयुष जोशी और दूसरा है पूर्वेश निषाद। इन दोनों ने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट फॉर स्मार्ट व्हीकल का एक प्रोजेक्ट बनाया था। और जब यहाँ पे दिखाया गया, जब ये प्रेजेंट किया गया कैंप में, तो इसको सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा गांव का पूछेगा तो घुघुआ वाला आत्मानंद स्कूल जो कि पाटन में आता है। ठीक, और किसने चयन किया, तो IIT असम गुवाहाटी में इनका चयन हुआ था और इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट प्राइज़ जीता है। याद रखेंगे उस कैंप में ये जो घुघुआ गांव का स्कूल 2 बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया है, तो फर्स्ट प्राइज़ जीता हुआ है। अगर आता है तब आप दिमाग में रखना कि पहला पुरस्कार इनको ही मिला था अपने इस स्मार्ट व्हीकल के लिए। किसने, IIT असम के लिए। दोनों लड़के क्या नाम है, आयुष जोशी और एक है पूर्वेश निषाद। ठीक है, ये दोनों का नाम आपको दिमाग में रखना है, आयुष और पूर्वेश का। ठीक है, अगला मैं आपको लेके चलूं तो मैं आपको थोड़ा सा अपने वन इत्यादि के बारे में बताता हूं।
ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हुआ क्या था, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण चल रहा था। वो घूमने फिरने के लिए आए थे, और कहाँ पे आए थे, तो धमतरी के क्षेत्र में आए थे। ठीक है, भारतीय वन प्रशिक्षण केंद्र के जितने भी ऑफिसर थे, वन सेवा के अधिकारी थे, वो यहाँ पे आए थे। और प्रशिक्षण में जब इन लोग भाग लिए थे तो लगभग 30 से 35 अधिकारी थे। कितना थे, 30-35 अधिकारी इस क्षेत्र में आए थे। तो इन्होंने क्या किया, धमतरी जो वन मंडल है या धमतरी जो फॉरेस्ट्री है समझ लो, उस क्षेत्र में एक स्थान आता है दक्षिण सिंहपुर करके। तो उस जगह पे कैंपा योजना के अंतर्गत में क्या हो रहा है, जो भी काम चल रहा है कैंपा योजना के तहत, जैसे नरवा विकास कार्यक्रम चल रहा है ना, तो वहाँ पे एक नाला है, क्या, उस नाले का नाम है पंपार नाला। तो ये धमतरी का स्थान कौन सा है, तो दक्षिण सिंहपुर, और नाला कौन सा है, ये दक्षिण है। ठीक है, धमतरी का दक्षिण सिंहपुर के अंतर्गत में पंपार नाला, और यहाँ पे इसी नाले में नरवा गरवा घुरवा बारी आप लोग जान रहे हो ना, तो उसी के तहत नरवा विकास के बारे में बताया गया है ना। नरवा विकास के, नरवा का कैसे विकास किया जाए, कैसे ये एक समाज में योगदान देगा, ये सारी चीज़ों को पंपार नाला में, जो कि कैंपा योजना के अंतर्गत वहाँ पे चल रहा है ना, धमतरी के दक्षिण सिंहपुर परिक्षेत्र में, वहाँ पे बताया गया। और जो अधिकारी हैं उन्होंने इस नरवा विकास कार्यक्रम को देखा, और इसके तहत लगभग 2.5 किलोमीटर तक का पूरा जो नरवा उपचार है, नरवा ट्रीटमेंट है, कैसे उसको सही तरीके से पानी की सप्लाई खेत में होगा, कैसे सुधार किया जाए, उसे क्या बेनिफिट है, किस तरीके का योजना है, क्या प्रोजेक्ट उसमें लाया जाए, सब चीज़ों को उन्होंने देखा। और अधिकारियों को वहाँ पे गांव है दुबली, तो दुबली गांव में जो स्व सहायता समूह है, उन्होंने क्या किया, लघु वनोपज से निर्मित जो उत्पाद है उसके निर्माण कैसे हो रही है, उसका बिक्री कैसे हो रहा है, वो सब प्रक्रिया को वहाँ पे बताया। हालांकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूँकि नरवा विकास से संबंधित है, और आप तो जान रहे हो नरवा गरवा घुरवा बारी एक बड़ा मैटर है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने इस पर बहुत बड़ा अपना एक केंद्र बिंदु की तरह काम किया है, इसीलिए इसको जानना जरूरी है कि कौन से गाँव में। तो आपको बताया मैं, दक्षिण सिंहपुर परिक्षेत्र में, नाला में तो पंपार नाला, और नरवा विकास कार्यक्रम को वहाँ पे पूरा वन सेवा के अधिकारियों को दिखाया गया। और कहाँ के लघु वनोपज के बारे में बताया गया, तो गांव दुबली के। ठीक है, तो इतना आपको जानना पड़ेगा, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा, चूँकि छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी भाई बहन हैं, जो वन अधिकारों से अपनी जीविका को चला रहे हैं, जैसे कि आपका चिरौंजी, गुठली इत्यादि चीज़ है, लघु वनोपज है, और वन में उनको संचरण करने का, घूमने का जो आज़ादी प्राप्त है, या जो भी वहाँ पे परंपरागत तरीके से संसाधन है, रिसोर्स है, उसका उपयोग करने का अधिकार पदार्थ है, उसी को वन अधिकार से संबंधित तथ्य कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता प्राप्त के अंतर्गत कितने हितग्राहियों को वन अधिकार जो पत्र है वो प्रदान किया गया। तो आपको वही जानना है कि पूरे भारत का जब रैंकिंग निकाला गया तो छत्तीसगढ़ को वन अधिकार मान्यता में पहला माना गया, मतलब देश में पहला माना गया सीजी को। किसमें, तो वन अधिकार में। वन अधिकार के प्रमाण पत्र में जो अपन प्रमाण पत्र क्या करती है, हमारी सरकार के द्वारा प्रदान करती है हितग्राहियों को, जो उसके हकदार हैं वन अधिकार के लिए। तो वन अधिकार से संबंधित उस संदर्भ में जो मान्यता प्राप्त है, कितने लाख लोगों को प्रदान किया गया, 5,17,000 लोगों को प्रदान किया गया। कितना, तो ये 5,17,000। ठीक है, और एग्जैक्ट अगर बोले, ये तो मोटा मोटा डाटा हो गया, एग्जैक्ट बोले तो 96। ठीक है, 5,17,096 हितग्राहियों को वन अधिकार का मान्यता मतलब एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया, जो कि पूरे भारत में, देश में क्या है, पहले नंबर पे आया। इस मामले में छत्तीसगढ़ क्या है, देश में प्रथम है वन अधिकार के प्रमाण पत्र के प्रदान में। ये तो हुआ वन अधिकार के प्रमाण पत्र के बारे में, जिसमें व्यक्तिगत रूप से लोगों को क्या किया गया कि वन अधिकार का प्रमाण पत्र दिया गया। ये हो गया व्यक्तिगत के संदर्भ में।
एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको पूछा जाएगा सामुदायिक वन अधिकार प्रकरण के मामले में कितने लोगों को, जैसे व्यक्तिगत में कितने 5 लाख, लेकिन जब सामुदायिक वन अधिकार का अलग से प्रमाण पत्र आता है, ये क्या है, व्यक्तिगत वन अधिकार हो गया, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन को, रामू को, श्यामू को, नरेश को, ऐसा करके जो मिला। अब क्या है, सामूहिक रूप से सामूहिक वन अधिकार के मामले में मतलब एक व्यक्ति नहीं है उसमें क्या हो रहा है, सामुदायिक रूप से बात हो रहा है, कम्युनिटी बेस्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सामुदायिक लिख लो, सामुदायिक वन अधिकार के मामले में कितने लोगों को प्रमाण पत्र बांटा गया, ठीक है, इस साल। तो सामुदायिक वन अधिकार के मामले में जो प्रदाय किया गया उससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने प्रकरणों को मान्यता प्रदान दिया गया। तो क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में तो बात नहीं हो रही है, पूरे समुदाय के बारे में बात आ रहा है, तो कितने लगभग समुदाय को वन अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। लगभग 46,000 प्रकरण आए थे और 46,000 प्रकरणों को सॉल्व किया गया। और इससे क्वेश्चन आए तो अब बता देना कि 46,000 प्रकरणों को सॉल्व करके सामुदायिक वन अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इतनी बातें क्लियर है। और इस मामले में भी ये पूरे देश में ये इसमें में भी प्रथम आ गया है, देश में क्या है, ये प्रथम आ गया है। जैसे कि व्यक्तिगत रूप से वन अधिकार प्रमाण पत्र के बांटने में 5,17,000 लोगों को हमारे सरकार ने बांटा और देश में क्या आया, छत्तीसगढ़ प्रथम आया, वैसे ही सामुदायिक वन अधिकार के मामले में भी ये पहला आ गया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या करता है, एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपके डाउट को क्लियर करता है। 2 अलग अलग तरीके का प्रश्न है ये, ठीक है। आगे लेके चलता हूँ, समझना बेटा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या है, जो दक्षिण वाला एरिया में आप जाओगे, है ना, छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले एरिया में, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको आस्थाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है, ठीक है। तो आस्था का केंद्र में जैसे आप जानते हो दंतेवाड़ा को, तो आपको मैं दंतेवाड़ा का एक बात बताता हूँ। वहाँ पे एक दंतेवाड़ा ज़िले में गांव है जिसका नाम क्या है, कुआकोंडा। इस नाम को याद रख लो, कुआकोंडा। कुआकोंडा को, कोंडा गाँव मत मारना, ये दंतेवाड़ा है। कहाँ है, दंतेवाड़ा जिला में आता है, ठीक है, जिसको आप दक्षिण बस्तर भी कह देते हो। तो कुआकोंडा में हुआ क्या, एक विशेष प्रकार का क्या मिला, पत्थर मिला, ठीक है। इस पत्थर को एक नाम दिया गया और पत्थर का क्या नाम दिया गया आप लोगों को पता है? पत्थर का नाम रखा गया भीमसेन पत्थर, ठीक। चूँकि मैं आप लोगों को जब छत्तीसगढ़ की संस्कृति पढ़ा रहा था तब आपको बताया था भीमसेन किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समुदाय है वो भीमसेन की उपमा किसे देते हैं, भगवान इंद्र को। किसको, इंद्रदेव को भीमसेन की उपमा देते हैं। तो दंतेवाड़ा के कुआकोंडा में जो पत्थर प्राप्त हुआ वो भीमसेन पत्थर के नाम से जाना गया। हुआ क्या कि जैसे ये पत्थर पता चला तो वहाँ पे एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं उदेला की पहाड़ी। ये कहाँ पे मिला, तो कुआकोंडा गांव के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम है उदेला। कई जगह उडेला भी लिखा है, कई जगह उदेला भी लिखा है। तो ये उदेला पहाड़ी में ये पत्थर मिला, तो एक विशेष प्रकार का पत्थर। जनजातियों के मन में ये आया कि हमारे भीमसेन खुद उतर के आए हैं। और इसमें क्या हुआ, 85 गांव के पुजारी और सैकड़ों ग्रामीण जो है पहाड़ी पर पहुंच गए। कितने ग्राम के पुजारी, तो 85 ग्रामों के पुजारी वहाँ पे आ गए और उन सभी ने यह पुष्टि की कि ये क्या है, तो ये भीमसेन पत्थर है। अर्थात यह पत्थर किसको समर्पित है, तो उनके इष्ट देव भगवान इंद्र को। और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस पत्थर का पूजा अर्चना किया और उसके बाद में उन्होंने घोषणा किया कि ये जो भीमसेन पत्थर है वो क्या करेगा, वर्षा कराएगा, क्योंकि वर्षा इंद्रदेव उसके क्या हैं, इष्ट हैं। ठीक है। तो भीमसेन पत्थर के बारे में वहाँ पे एक बड़े रूप में ये हल्ला हो रहा था।
तो ये बात जो है अगर पूछा जाए तो बता देना कहाँ से संबंध है। उदेला की पहाड़ी से, गांव में कुआं कोंडा, ठीक है। किस देव से इसको जोड़ा जा रहा है, तो इंद्रदेव से जोड़ा जा रहा है, जिले में दंतेवाड़ा, ठीक, क्लियर। अब आगे चलते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना उसको पहले डील कर रहे हैं, चूँकि मैं यहाँ जो बताऊँगा उसको आपको छोड़ना नहीं है। आप लोगों से विनती है कि इसे नोट करते हुए चलें। मैं मानता हूँ ये सारा डाटा किसी एक करंट अफेयर की किताब में आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको किताबों से ज़्यादा याद जब कोई एजुकेटर पढ़ाता है, समझाता है, वो याद रहता है, ठीक है। किताब की चीज़ें सबके पास में होती है, लेकिन जो क्लास को अच्छे से देखता है वो चीज़ें उसको याद होता है। तो 2 काम ज़रूर करना बच्चों। एक तो बेटा आप इसे रिवीजन करने के लिए नोट कर लो, दूसरा काम बेटा आप इसे सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि अब करंट अफेयर कंटिन्यू डालूंगा। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आता है कि किसको, जो छत्तीसगढ़ के क्या हैं, एक लेखक हैं और पत्रकार हैं, उसको वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया, और वो जो है वो कौन से क्रम का है, तो ये 23वें क्रम का वसुंधरा सम्मान है। वसुंधरा सम्मान, और ये किसे मिला, ठीक है, ये जो सम्मान है किसे मिला और वो कौन है। तो यहाँ पे मैं सक्सेना साहब का नाम आपको बता रहा हूँ। जब पूरा नाम पूछे तो आप बता देना कि इसका नाम था सुधीर सक्सेना। सुधीर सक्सेना इनका पूरा नाम है, और ये क्या है, ये लेखक हैं, साथ ही साथ में पत्रकार हैं। अगर नाम पूछ दे तो इन्हीं को वसुंधरा सम्मान दिया गया, ठीक है। और अगर स्मृति के रूप में बोले तो ये जो सम्मान है स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की 47वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इसको 14 अगस्त को दिया गया। और कहाँ पे दिया गया, 14 अगस्त को ये सीएम हाउस पे दिया गया, सीएम हाउस पे, ठीक है, देवी प्रसाद की याद में। पूरा नाम बोले तो स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की याद में ये सम्मान दिया गया, ठीक। अगर आता है तो छोड़ना नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, इसको आपको पढ़ना है। इसी समय अगस्त के टाइम पे नायब तहसीलदारों के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा किया कि नायब तहसीलदार पहले किस में आते थे, तृतीय श्रेणी में आते थे, 3rd क्लास में, ठीक है, तृतीय श्रेणी ऑफिसर होते थे, अधिकारी होते थे। अब उसे क्या कह दिया कि वो गैजेटेड होंगे, अर्थात राजपत्रित होंगे। तो क्या होंगे, अब राजपत्रित अधिकारी होंगे, अर्थात तहसीलदार को भी राजपत्रित अधिकारी का, नायब तहसीलदार को मतलब एनटी, जिसे आप लोग एनटी कहते हो, अर्थात नायब तहसीलदार को राजपत्रित अधिकारी का भी दर्जा अब दे दिया गया। और ये कब दिया गया, तो मुख्यमंत्री ने क्या किया था, सभी राजस्व ऑफिसर को सबको बुलाया और उनका क्या चल रहा था, सम्मेलन चल रहा था, ताकि कृषि पर और प्रदेश के किसानों के विकास में राजस्व का क्या हो सके, राजस्व विभाग का योगदान हो सके, ये थीम था। और उसी समय इसी सम्मेलन पे, जब सम्मेलन बैठक हुई थी, तब वहाँ पे एक किताब का भी विमोचन हुआ, किताब को विमोचित किया गया। उसका क्या नाम था, तो भुइयाँ के मितान, ठीक, भुइयाँ के मितान का दर्जा इन्हीं को दिया गया जो राजस्व से संबंधित काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो पटवारी हो, सभी राजस्व का काम करते हैं। तो भुइयाँ के मितान इस स्मारिका का भी विमोचन किया गया। उसी समय पे हुआ ये कि इनको घोषित किया गया कि आप जो है अब 3रे क्लास से 3rd क्लास से राजपत्रित अधिकारी के रूप में जाने जाएंगे। अगर ये आती है बात तो बिल्कुल निसंदेह आप इसे याद रखेंगे और गलत आप नहीं करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, चीज़ें इजी तब होगी जब आप उसे इजी बनाना सीखोगे, जब आप उसे इजी बनाएंगे। तो चीज़ें इसे कैसे बनेंगी, चीज़ों को नोट करिए, सब्सक्राइब करो चैनल को। अगर आप नोट नहीं करते हो तो दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, इसे क्या करो, बार बार देखते रहो, क्योंकि इसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ। प्लेलिस्ट को चालू करो, पूरा करंट अफेयर आपको दिख जाएगा। जितने भी पार्ट डाल रहा हूँ, 10 पार्ट, 15 पार्ट, 20 पार्ट, सबको पढ़ो और बिना परिश्रम के आपको कोई जानेगा भी नहीं, ठीक है। तो इतनी बात आपको जानना है ना। तो कितना हुआ है, सिर्फ 20 मिनट हुआ है। चलो अगली क्लास में हम लोग फिर लेते हैं, दूसरे क्लास में फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जितने भी मैं एक लेक्चर में मैं 8-10
आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये भी 20 मिनट हुआ है, थोड़ा सा 5 मिनट और मैं आप लोगों को खींचता हूँ। अब क्या हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में देखते हैं। 8 में यहाँ पे पॉइंट बताया हूँ, अब 9th पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में एक बात ये आती है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या किया, 1320 मेगावाट का, कितना 1320 मेगावाट, तो 1320 मेगावाट का सीएम बघेल ने सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन की आधारशिला रखी। अब सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन की जब आधारशिला रखी तो ये कहाँ रखी, तो ये रखा कोरबा में। कहाँ रखा, कोरबा में रखा। और अगर डेट पूछ दे कि ये आधारशिला कब रखा गया, तो 29 जुलाई आपको याद रखना है, 29 जुलाई 2023, ठीक। अब याद क्यों रखना है, क्योंकि ये जो 1320 मेगावाट का जो सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन या पावर प्लांट जो ये बनने जा रहा है, ये किसके नाम पे है, ये नाम होगा स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पे होगा। ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम से इसे जाना जाएगा। इसीलिए 29 जुलाई 2023 को आधारशिला के तिथि को आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, कौन बनाएगा इसमें इस पावर प्लांट को, पावर स्टेशन को, तो इसको बनाएगा छत्तीसगढ़ राज्य का पावर जनरेशन कंपनी जो कार्यरत है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का जो पावर जनरेशन है ना, इसको अधिकार दिया गया है इसको इस पे काम करने का, इसको स्थापित करने का, क्योंकि आधारशिला तो सीएम ने रख दिया, तो कौन करेगा, तो पावर जनरेशन जो कंपनी है छत्तीसगढ़ का, वो क्या करेगा, पावर जनरेशन कंपनी उत्पादन करके देगा। और इसमें बात ये आया है कि 2 यूनिट इसके लिए डिसाइड किया गया है, ठीक है। इसके लिए 2 यूनिट आया है 660 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो इसके लिए 2 यूनिट आया है 1320 का टोटल इसको मेगावाट देना है, ठीक है। इतना मेगावाट का उत्पादन करना है, तो कितनी इकाइयाँ बनेगी, 2 इकाई। और इसके लिए खर्चा की बात जब आती है तो लगभग देखो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, इसलिए आपको पढ़ना है इसको। जब इसके लागत या बजट की बात आती है तो 12,915 करोड़ का इसका तो खाली देखो 12,000 बोल रहा हूँ और 2 छूट गया था, तो इसका बजट जा रहा है 12,915 ना 215 नहीं 12,915, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी बजट है, अर्थात इन दोनों स्टेशन को बनाने में 12,915 करोड़, लगभग 13,000 आप मान सकते हो, इतने करोड़ का खर्चा हो रहा है। तो इसका बजट अभी फ़िलहाल इतना डिसाइड हुआ है, ये करोड़ में है, ठीक है। कितने करोड़ का, तो 12,915 करोड़ का बजट इसके लिए डिसाइड किया गया है। और नाम मैंने क्या बताया, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पे इसका नाम रखना है। तो ये बात को आपको दिमाग में रखना होगा बच्चों, ठीक है। अब अगले पॉइंट में मैं जब आप लोगों को लेके जाऊंगा तब आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए अभी क्या है, एक रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट आया हमारे पास में, इसमें बहुआयामी गरीबी के बारे में बात हुआ, जिसे क्या कहा गया, तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। ये क्या है, एक प्रगति, एक समीक्षा की रिपोर्ट होती है। तो ये क्या है, बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी होती है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल जो गरीबी होती है, उसके ऊपर ये क्या करता है, इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय बहुआयामी, ये राष्ट्रीय बहुआयामी क्या है, गरीबी सूचकांक है। चूँकि आप लोगों को पता है कि भारत अभी क्या है, पूरी तरीके से आप लोग जान रहे हो विकास भारत का नहीं है, विकसित नहीं है, विकासशील है, गरीबी हावी है हमारे इंडिया में। क्यों, तो जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, संसाधन कम होते जा रहे हैं, सुविधाएं जो है अब लोगों की बढ़ती जा रही है, तो रिसोर्सेज घटते जा रहे हैं, इसलिए गरीबी एक बड़ा कारण है।
तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जब रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट कौन जारी करता है? इस रिपोर्ट को करता है जारी नीति आयोग। कौन करता है? पहले इसका नाम योजना आयोग था, अभी इसका नाम हो चुका है नीति आयोग। तो इसका रिपोर्ट जारी कब हुआ था? ये हुआ था 17 जनवरी के आसपास, 17 जुलाई को ये हुआ था। 17 जुलाई, जैसे जनवरी जैसे जुलाई 2023, ठीक है। तो 17 जुलाई 2023 को रिपोर्ट इसको जारी किया गया था। अब इसमें क्या देखना है? देखिए, पिछले 5 वर्षों का हिसाब किताब इसमें रहता है, ठीक। तो 5 वर्षों में हमारे भारत में क्या हुआ? अब देखो, सरकार है वो तो रिपोर्ट निकालेगी और रिपोर्ट में गलत चीज़ तो रहेगा नहीं, मतलब वो तारीफ़ ही करेगा गवर्नमेंट का, लगभग अधिकतर तारीफ़ ही रहता है, आप लोग किसी भी जगह पढ़ते हो तो उसमें क्या कहा, जब इनका रिपोर्ट आया तो 13.5 करोड़ जो भारतीय हैं उनकी गरीबी से, बहुआयामी गरीबी की बात हो रहा है, मतलब बहुआयामी गरीबी में एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, फैसिलिटीज़, लग्जरियस लाइफ, ये सब चीज़ को देखा जाता है। मैं गरीबी का जो रिपोर्ट आता है, गरीबी है ना, ये अलग चीज़ है, लेकिन जो मैं अभी किसके बारे में कर रहा हूँ, बहुआयामी गरीबी, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। बहुआयामी मतलब हर डायमेंशन से जो गरीबी को चेक किया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में भारत में कितने लोग, लगभग 140 करोड़ जनसंख्या अभी वर्तमान में है, उसमें 13.5 करोड़ भारतीय में क्या हुआ, गरीबी की कमी आई है। बहुआयामी गरीबी की कितना, 13.5 जो करोड़ भारतीय हैं, है ना, इतने भारतीय में बहुआयामी गरीबी की कमियां आई है। गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात कर रहा हूँ, इतनी कमी आई है। अब ये रिपोर्ट लास्ट टाइम क्या हुआ था, 2015-16 अर्थात 2016 के समय से इसका सर्वे चालू हुआ था और 2021 को इसका सर्वे पूरा हुआ और 2023 में इसका डाटा हमारे पास में आ गया। तो आप समझ रहे हो इसकी गरीबी का जो आपका डाटा है वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसका डाटा को आपको दिमाग में रखना है कि भाई लास्ट टाइम इसका डाटा कब आया था। तो लास्ट टाइम इसका डाटा आया था, आपको दिमाग रखना 2016 के समय पे, फिर 2016 से 2021 तक का फिर इन लोग पूरा सर्वे किया नीति आयोग ने, तब जाकर के पता चला। और क्या हुआ कि अभी इसकी जो परसेंटेज है बहुआयामी गरीबी की, वो कितने परसेंट में आ चुका है, तो ये 14.21% में बहुआयामी गरीबी में इतना नोट किया गया है ना। तो अगर आपको पूछे कि बहुआयामी गरीबी में परसेंटेज बताइए, तब आप बताएंगे 14.19, ठीक है, 14.19% ये गरीबी है, इतना है बहुआयामी गरीबी में। जबकि पहले कितना था, तो पहले ये था 24.85%, इतना था। ये क्या है, अभी का लेटेस्ट या नवीनतम आंकड़ा है, नवीनतम आंकड़ा परसेंट में। और ये क्या है, पूर्व का आंकड़ा है, पहले का ओल्ड डेटा, पूर्व का डाटा है 24.85 था, जो कि घट के 14.19% में आ गए। और इतने करोड़ जो भारतीय हैं, कितने करोड़, तो 13.5 करोड़ भारतीय, इतने करोड़ भारतीय की गरीबी जो है कम हुई है। तो ये डाटा भी आपके दिमाग में, आपके जहन में होना चाहिए, ठीक। अगर पूछ दे तब की बात है ये बात। एक आखिरी के डिस्कशन में 1-2 बातें आपको जानना है कि जो गेवरा है ना, कोरबा गेवरा, आप जान रहे हो, देवका गेवरा वगैरह आप लोग नाम सुने हो, तो गेवरा प्रोजेक्ट, गेवरा परियोजना लिखूं या गेवरा प्रोजेक्ट लिखूं मैं, है ना, जो भी आपको समझ में आए। ये कोल का प्रोजेक्ट है। इसके बाद एक उपलब्धि आई है कि गेवरा जो है हमारे एशिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक खदान होगी। अब क्या होगी, पूरे एशिया की सबसे बड़ी कोयला की उत्पादन की खदान होगी। अगर आपसे पूछ दिया जाए तब आपको बताना है। इसमें ऐसा बात आ रहा है कि इसका जो सालाना उत्पादन है उसको बढ़ाना है। पहले कितना उत्पादन आता था और अभी कितना करना है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, पहले
5 करोड़ टन उत्पादन कोयले का होता था, ठीक है, उसको बढ़ा करके कितना करना है, 7 करोड़ टन में बढ़ाना है। कोल का उत्पादन पहले 5 होता था, अब क्या है 5 से बढ़ के अब इसका टारगेट रखा है 7 करोड़ टन। इतना उत्पादन का लक्ष्य है, इतना उत्पादन होना है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया कि गेवरा जो प्रोजेक्ट है वो एशिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादन खान बनेगी, हो जाएगी। 5 करोड़ से सीधा सीधा 7 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसकी घोषणा किसने की, तो कोयला सचिव जो हैं कोल मंत्रालय में, कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने क्या किया, इसकी घोषणा स्वयं किया और ये जानकारी दी, ठीक। तो ये सब बातें अगर आता है तो आप बिल्कुल इसको गलत नहीं करोगे, दिमाग में आप रखे रहोगे, है ना, और आप इसको लेके चलोगे, ठीक है। तब जा कर के क्या होगा, आपसे जितनी भी इसके क्वेश्चन आएंगे वो बनेंगे और आप इसको रिवीजन भी करो। जितना भी मैंने आंकड़ा आपको बताया वो सब चीज़ का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर आप इन डाटाओं का रिवीजन करते हो तो ये बहुत ज़्यादा आपको क्या करेगा, बेनिफिट देगा, फ़ायदा देगा। और आप रिवीजन नहीं करोगे तो मेरे मेहनत का, मेरे पढ़ाने का कोई मोल नहीं रह जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी चीज़ मैंने बताया उसका आप क्या करें, रिवीजन करें और लेके चलें, आगे बढ़ें। रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। अब एक होता है अनुपूरक बजट। अनुपूरक बजट आप लोग जानते होंगे, सरकार क्या करती है, अपने कामों को निपटारा करने के लिए एक एक्स्ट्रा बजट निकाल करके, है ना, अपने काम को निपटाती है। मान लीजिए सरकार ने बजट निकाला 1 लाख रुपए का, है ना, अब ये ख़त्म हो गया, अभी बजट सत्र नहीं चल रहा है लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक अनुपूरक बजट निकालेगी। 2000 रुपये जैसे ज़रूरत है मान लो, तो 2000 रुपये का अनुपूरक एक सप्लीमेंट्री बजट वो निकाल देगी और उससे काम को निपटा देगी। तो छत्तीसगढ़ में 2023-24 के लिए पहला अनुपूरक बजट पारित हुआ जुलाई में, जुलाई 2023 में। और वो कितना करोड़ था, कितने करोड़ का अनुपूरक बजट आया, तो ये आया 6032 करोड़ का अनुपूरक बजट। मतलब जो बाकी के काम थे उसको निपटाने के लिए, जैसे एक बार बजट जो है डिक्लेयर हो गया और बजट सत्र नहीं है, लेकिन हमको बजट सत्र आने के टाइम भले आप इसको ऐड कर दोगे लेकिन अभी काम तो चलना चाहिए ना, काम मत रुके, इसलिए अनुपूरक बजट आप लाते हैं। और आप मेरे जा करके बजट के सेक्शन में देख लें, है ना, इकोनॉमिक्स में भी मैं है, अर्थव्यवस्था में भी मैं बताया हूँ, जो पैड स्टूडेंट है उनको, और संविधान में भी इसके बारे में बताया हूँ, ठीक है। तो 6032 करोड़ का अनुपूरक बजट, पहला अनुपूरक बजट गवर्नमेंट ने पारित कर दिया। अब जब कभी भी ये बात आएगी कि मूल बजट में, जो मूल बजट था 2023-24 का, उसका आकार तो अब बढ़ गया, क्योंकि इतना 6032 करोड़ एक्स्ट्रा बजट में अब भार पड़ गया, क्योंकि अनुपूरक बजट अब सामने आ गया। तो छत्तीसगढ़ का मूल आकार बढ़ के कितना हो गया, तो अभी बजट का आकार जो 2023-24 के लिए था उसका आकार बढ़ के 1,27,532 हो गया, ठीक है। तो ये बात अब याद रखना, ये क्या हुआ, अनुपूरक है। और मूल बजट कितना हो जाएगा, तो देखिए ये तो अनुपूरक हो गया, ये क्या हो गया, अनुपूरक बजट। तो ये आप इसमें याद रखेंगे, ये आ जाएगा 1,27,000, ठीक है, और 532, ये इतना करोड़ का गवर्नमेंट का बजट है 2023-24 के लिए, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, ये छत्तीसगढ़ सरकार के बजट का अनुमान है। अगर आता है तो उस समय पे आप इसको देख के समझ जाना कि भैया टोटल बजट का आकार कितना गया। तो 1,27,532 करोड़ ये बजट का क्या था, आकार था। अनुपूरक बजट कौन सा था, तो ये अनुपूरक बजट था जिसे बाद में उसमें जोड़ा गया काम को निपटाने के लिए, ठीक है। तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे से हमने चीज़ों को समझा। अब ये देखना है कि आप किस तरीके से रिवीजन करते हो, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो क्या है, तो प्रॉपर आंकड़ों के साथ में प्रॉपर रिवीजन, ठीक। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और आगे बढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।